हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडीज़ वाला पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। हम शुरू करने जा रहे हैं अब क्लास। एक बार पूरे चैप्टर को समझने के लिए आप इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 भूगोल चैप्टर फर्स्ट संसाधन और विकास का पार्ट थर्ड। तो इस वीडियो को पूरा देखें एंड इस वीडियो के बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट आगे की वीडियो के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, तो हम पार्ट 2 के आगे से अब पढ़ने जा रहे हैं। यह भूगोल कक्षा 10 का पहला चैप्टर संसाधन और विकास का पार्ट थर्ड है। इसमें हम सबसे पहले अपना टॉपिक पढ़ेंगे भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ काटना। अति पशुचारण का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में भेड़ बकरियों को चराना, ये अति पशुचारण होता है। और खनन मतलब कि भूमि के अंदर खुदाई करना, इसको खनन कहते हैं। खनन ने भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। अब भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि की उर्वरता में कमी आ जाना। उसको कैसे रोका जा सकता है। भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय: वनारोपण, वनों को लगाकर, चारागाहों का उचित प्रबंधन कर चारागाहों मतलब कि जो हम भेड़ बकरियां चढ़ाते हैं, जो लोग चरवाहे, उनका उचित तरीके से प्रबंध कर पशुचारण नियंत्रण कर मतलब जितने भी पशु को हम चरा रहे हैं उनका नियंत्रण कर रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों द्वारा स्थिरीकरण कर बंजर भूमि का उचित प्रबंधन कर जो बंजर भूमि है उसका उचित तरीके से उसको मैनेज कर खनन पर नियंत्रण कर। अब हम मृदा संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। मृदा अथवा जो मिट्टी है सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन मतलब कि मृदा जो है एक बार में यूज़ करने से ख़त्म नहीं हो जाती, वो पुनः बन जाती है। तो ये एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा का वर्गीकरण: मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं, मृदा किन चीज़ों से बनती है, वो तत्व हैं उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। भारत में अलग अलग तरीके की मृदा पाई जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। ये अधिकतम उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि का मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कृषि की जाती है, जिससे यहाँ जो है जनसंख्या घनत्व भी अधिक है, जिससे कि यहाँ पे आसपास लोग भी बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी जो है, क्योंकि ये मिट्टी उपजाऊ होती है। अधिक जलोढ़ मृदाएं जो हैं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इसे गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। दलहन फसलें वो होती हैं दाल वाली फसलें, जैसे अरहर, मसूर, मूंग आदि दालें। अब आगे पढ़ते हैं काली मृदा के बारे में। इन मृदाओं का जो है रंग काला और इन्हें रेंगर मृदाएं भी कहा जाता है। ये ज़रूर से याद रखिए कि इसे और किस मृदा के नाम से जाना जाता है। इसे रेंगर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये मृदाएं जो होती हैं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पत्थर पर पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी दिशा में
गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई हैं। काली मृदा जो होती है बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। ये जो मिट्टी होती है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है काली मृदा। इसे मृत्तिका भी कहते हैं, मृत्तिका से बनी होती है। इनकी नमी धारण करने की क्षमता जो है बहुत होती है। ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। लाल और पीली मृदा। लाल मृदा जो है दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। जो लाल मृदा है वो आग्नेय चट्टान जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर ये मृदा विकसित हुई है, बनी है। लाल और पीली मृदाएं जो हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पहाड़ी पथ पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण होता है। अब पढ़ते हैं लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुई है। ये मृदा जो है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर और जहाँ ज़्यादा बारिश होती है उन क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। इसके बिना हम इस पर खेती नहीं कर सकते। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, मतलब नमी की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये मृदा जो है उच्च तापमान पर बनती है, इसलिए इस मृदा में जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो जैविक पदार्थों को अपघटित करने के लिए ज़रूरी होते हैं जो बैक्टीरिया, वो नष्ट हो जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं मरुस्थलीय मृदा के बारे में। ये मृदाएं मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इसका मतलब इसको सही से सिंचित करके ही कृषि योग्य बनाया जा सकता है। शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु मतलब जहाँ बारिश नहीं होती वो शुष्क जलवायु होती है और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण इन झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। इस मृदा में जो है नमक पाया जाता है, तो झीलों का जो पानी होता है उसको हम वाष्पीकृत सुखा करके इससे नमक भी बनाया जाता है। वन मृदा। ये मृदाएं जो होती हैं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध होते हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार जो है बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं जो हैं उपजाऊ होती हैं। तो अब मृदा का टॉपिक खत्म होता है। अब उसके आगे पढ़ते हैं मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारक जो हैं पवन, हिमनदी और जल मृदा जो है मृदा अपरदन के प्राकृतिक तत्व होते हैं, जिससे कि मृदा का अपरदन उसको क्षति पहुंचती है। उसके प्राकृतिक कारक होते हैं पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन के प्राकृतिक तत्व हैं। और अब इसके मानवीय कारक को देखते हैं, जैसे वनोन्मूलन। वनोन्मूलन बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों की कटाई करना, अति पशुचारण, निर्माण और खनन आदि मृदा अपरदन के मानवीय कारक हैं। मृदा को संरक्षित कैसे किया जा सकता है उसके उपाय देखते हैं। मृदा संरक्षण के उपाय। सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि। सीढ़ीदार कृषि का मतलब है कि छोटे छोटे भागों में कृषि करना। पट्टी कृषि। पट्टी कृषि मतलब एक ही लाइन में लाइन वाइज पौधे रोपना,
वो पट्टी कृषि होती है। पेड़ों को कतार में लगाकर जो है रक्षक मेखला बनाना, इससे हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। ये उसके कुछ उपाय हैं। अब सारांश पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, भारत में संसाधन नियोजन के 3 सोपान हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास जो योजनाएं हैं उसमें समन्वय स्थापित करना। भारत में भू उपयोग प्रारूप। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 93% भाग के ही भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्रों के बारे में जानकारी नहीं है। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि में कमी आई है। पड़ती भूमि क्या होती है? जिस भूमि पर 2-3 साल में एक ही फसल ही ली जाती है, मतलब कि पड़ती भूमि वो होती है जिस भूमि पर 2-3 साल में एक ही फसल उगाई जाती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, एक वर्ष में बोया गया कुल क्षेत्र जो है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। पंजाब और हरियाणा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार में कम शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। भारत में 54% भाग पर खेती है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी। बंजर भूमि कौन सी होती है? पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि को हम बंजर भूमि कहते हैं। गैर कृषि परियोजनाओं में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग आते हैं। भू संसाधनों का निम्नीकरण कैसे होता है ये देखते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोगों के कारण भूमि का निम्नीकरण होता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर्स देखेंगे। अभी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।